नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, ये पार्ट 2 है और यही हमारा लास्ट पार्ट भी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र के पहले चैप्टर को जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये जितने वीडियोज आपको मिल रहे हैं, इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर के उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट जैसा कि आप सभी ने पहले देखा था, हमें कंटिन्यू पार्ट 2 करना था, तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। सबसे पहला पॉइंट है हमारा समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। देखिए ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं कि समाज में बहुलताएं से क्या समझते हैं और असमानताएं किस प्रकार से है। देखिए समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। अभी के समय में यदि हम देखें तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही समाज जहां पे रहते हैं उन्हीं समाजों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो अभी के समय में, वर्तमान समय में हम एक से ज्यादा समाज से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं, देखिए अगर हम इंडियन हैं और इंडिया के अलावा किसी अन्य रिलीजन या फिर किसी अन्य कंट्री के लोगों के सामने अपने समाज की बात करते हैं, तो हमारा मतलब यहाँ पे भारतीय समाज से हो सकता है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करते हैं। यदि हम अमेरिका के सामने बात कर रहे हो, चीन के सामने बात कर रहे हो, पाकिस्तान के सामने बात कर रहे हो, कनाडा के सामने या फिर किसी अन्य देश के सामने अगर हम बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज से ही होता है। लेकिन भारतीयों के बीच में, यदि हम अपने भारत के लोगों के बीच में ही बातें कर रहे हो, उस समय हमारा तात्पर्य हमारे भाषा, हमारे समुदाय, धर्म, जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझिएगा। यदि भारत के बाहर के देशों के साथ यदि हम अपने समाज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम पूरे भारत के समाज की बात करते हैं। लेकिन वही अगर हम बिहार में के रहने वाले हैं और दिल्ली में आके समाज की बात करते हैं, तो वहां पे मतलब क्या लिया जाता है? हमारे बिहार के समाज का मतलब लिया जाता है। तो यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करता है, दिक्कत करता है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत में तो बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारी संस्कृति है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे राज्य हैं। तो यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाता है कि हम कैसे समझा पाए कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, आपको देखना है, एक टॉपिक है कि अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए। इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्म का डायरेक्टर सत्यजीत राय बड़े हैरानी से कहते हैं, आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे? मतलब ये फिल्म बनाते हैं भारत के अंदर, भारतीय फिल्म के ऊपर ये काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी फिल्म में क्या रखें और क्या छोड़ सकते हैं। क्या आप शहर को छोड़कर गांव में जाएंगे? मतलब शहर की कहानी ना दिखाते हैं, गांव में चले जाते हैं, जहां विशाल चारगाहों में गाय चरती है, खेती होती है, चरवाहे बांसुरी बजाते हैं, जहां एक साफ सुथरी एवं ताजारीन फिल्में बना सकते हैं, जिसमें एक नाविक के गीतों से ही मोहक लय होगी। तो देखिए, फिल्म जब बनाई जाती है, जब किसी प्रकार के मूवी को बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? अगर आप गांव के चित्रण को दिखाते हैं, तो वहां पे आप खेती को ही दिखाओगे, क्योंकि गांव में तो ज्यादातर खेती होता है। सभ्य समाज को दिखाओगे, बहुत ही नदी नाले तालाब को दिखाओगे, पंछी पशु पक्षी को दिखाओगे, नाविक को दिखाओगे। नाविक का मतलब होता है जो नदियों में नाव का चलाने का काम करता है। तो यही सब दिखाओगे। तो आप क्या दिखाओगे? फिर आप क्या दिखाना चाहते हो? इतिहास के पीछे महाकाव्यों में जाएंगे। मतलब यदि हम इतिहास के बारे में दर्शाना चाहें, तो वहां पे तो हमें रामायण महाभारत में जाना पड़ेगा, जहां पे क्या हुआ है, तो दैत्य मतलब राक्षस और देव मतलब भगवान में महासंग्राम हुआ है। आप देख लीजिए, अभी बहुत सारे चित्रण आपको देखने को मिलेगा। बाल गणेश का नाम ले लेते हैं, इसमें भी हमेशा भगवान और राक्षस के बीच मारपीट ही हुआ है। अब हम महाबली हनुमान का ले लेते हैं, इसमें भी शुरुआत से राक्षस और भगवान के बीच ही मार हुआ है। हर हर महादेव ले लेते हैं, इसमें भी यही हुआ। जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी फिल्म आते हैं, इसमें तो यही दिखाया जाता है कि राक्षस और भगवान में मार हो रहा है। इसके अलावा भाइयों ने भाइयों का संहार किया, क्या आप ये दिखाएंगे? महाभारत के बारे में बताते हैं कि कैसे पांडव और कौरवों ने आपस में हजारों लाखों लाशें गिरा दिया। अथवा आप वहीं ठहर जाएंगे जहां पे आप हैं, मतलब आप वहीं रहेंगे जहां पे आप हैं, आप कोई चित्रण दिखाएंगे नहीं। तो महान फिल्मकार सत्यजीत राय ने बड़े हैरानी से ये बात यहाँ पे बताया है। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे
शास्त्र के सम्मुख मतलब पास मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए, किस चीज पर फोकस किया जाए। सत्यजीत राय जो है, जो फिल्मकार हैं, डायरेक्टर हैं, इनकी पन्नी से स्तब्ध हो जाते हैं। जब उन्होंने ये बातें बताई तो लोग स्तब्ध हो जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज सा दिखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर जो सत्यजीत राय हैं, उन्होंने एक गांव में एक दलित की कहानी को समझाया। आपके बुक में भी है, आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, मतलब एक आदमी था वहां पे बैठा हुआ था, जानबूझकर वो अपना ग्लास कहाँ रखा, अपने प्लेट के बगल में रख दिया था। आप समझिए इस चित्रण को मैं समझाता हूँ। एक गांव का सीन है, और गांव में पता है ना आपको कि चौक चौराहे पर एक बहुत ही कमजोर दुकान होता है। कमजोर कहने का तात्पर्य है छप्पर वाली, घास फूस वाली। अब उसमें एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा होगा, वहां के सड़क के सामने धूल उड़ रही है, गर्मी का समय है, उसके सामने एक बहुत ही मैला कुचला कपड़ा पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ था, और जो क्या कर रखा था, जानबूझकर अपना ग्लास जो है और प्लेट अपने बगल में रखा हुआ था, जो दुकानदार के लिए मुख्य संकेत था। मतलब कि ऐसा संकेत था, ऐसा बताया जा रहा था, वो अछूत व्यक्ति ऐसा बताना चाह रहा था कि उसे चाय खरीदनी है। वो बोल नहीं सकता था, वो सड़क के उस पार धूप में मिट्टी में बैठ के अपने बगल में प्लेट और कप रख दिया, जिससे दुकानदार को ये लगे कि उसे क्या खरीदनी है, चाय खरीदनी है। अब देखिए एक 40 वर्षीय मैली कपड़े पहने हुए व्यक्ति, एक लंबे दांत वाला मरियल सा व्यक्ति जिससे लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे, वह इस बात का संकेत दे रहा था कि कैसे उस समय समाज में लोगों के बीच में छुआछूत की भावना पनपी हुई थी। अब आगे आपको समझना है, कुछ भारतीय ना अमीर होते हैं, अधिकांश नहीं होते, सभी भारतीय अमीर नहीं होते हैं। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित होते हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ निरक्षर होते हैं। कुछ क्या करते हैं, विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं। विलासिता मतलब सभी प्रकार के सुख को भोगते हैं, जबकि दूसरे जो है वो थोड़े से परिश्रम के बदले कठोर परिश्रम करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनको सही तरीके से उनका जीवन नहीं चल पा रहा है। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, इनका कुछ लोगों का पहुंच जो है वो राजनीति में होता है, लेकिन दूसरे किसी का चीज को प्रभावित नहीं कर सकते। एक राजनीति में तो वो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अन्य चीजों में प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कुछ के पास क्या होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर है, मतलब उसे नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उसके पास सारी चीजें हैं, जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है। नितांत अभाव का मतलब होता है अवसर ही नहीं है, न नौकरी मिल रहा है, न पैसे हैं कि वो बिजनेस करेगा। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक होता है, मतलब कुछ को वो सलाम ठोकते हैं, और कुछ को वो मतलब बिल्कुल ही अत्यधिक असम्मानजनक और असमानता की नजरों से देखते हैं। इनमें से क्या होता है, प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, मतलब सोचने की आवश्यकता है कि हमारे समाज में इस प्रकार के असमान बंटवारा क्यों हो चुका है। इन चीजों को समझना जरूरी है। अब आपको समझना है समाज शास्त्र के उद्भव, मतलब उत्पन्न और प्रकृति, इसका नेचर क्या है, और समाज शास्त्र के दायरे क्या है, किस प्रकार से समाज शास्त्र कार्य को करता है। आगे की स्लाइड में हम आपको समझाते हैं। देखिए समाज शास्त्र के अधिकांश मुद्दे, ज्यादातर मुद्दे जो है वो समाज शास्त्र के उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं सदी के औद्योगिकरण और पूंजीकरण के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। ये है कि जितनी भी बातें हम समाज शास्त्र में करते हैं, इनके पास जितने भी बातें हैं बताने के लिए, ये कब की बात करता है, तो ये बात करता है यूरोपियन समाज, कब की, 18वीं और 19वीं शताब्दी की, जिसमें क्या हुआ कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आने से भयंकर रूप से समाज परिवर्तन देखने को पाया गया, और वो उसके चपेट में आ गया। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्रायः उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीकरण को ले लीजिए, कारखानों के उत्पादन को ले लीजिए, सभी आधुनिक समाज को ले लीजिए, ये सब उस समय के उदाहरण थे। भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न था। अब भारत की अगर समाज की बात कर ले तो ये शुरुआत से यूरोपियन समाज से अलग रहा है। भारत का समाज शास्त्र इसको दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, जब भारत सबसे अलग था, भारत का समाज सबसे अलग था,
तो हम यूरोप पे ध्यान क्यों दें? वहां से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है? जवाब इसका समझ लीजिए, अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेज पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम लोग के मन में ये प्रश्न आएगा, जब हमारा भारत अलग था, हमारे भारत का समाज अलग था, संस्कृति अलग थी, तो हम यूरोपियन समाज से क्यों शुरुआत करें? तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें काफी लंबे समय तक गुलाम बना के रखा और उन्होंने पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का इतिहास हमारे भारतीय समाज के साथ जोड़ दिया था। इसी कारण से यहाँ पे भारत को भी तीन नजरों से देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद में यह तथ्य शामिल है कि आवश्यक है कि नहीं। औद्योगिकरण का असर आपको पता है कि पूरे भारत में उतना ही था जितना पश्चिम में। ये केवल आपको ये नहीं कह सकता था कि औद्योगिकरण का असर न सिर्फ भारत में था, नहीं, पश्चिम में भी था। कार्ल मार्क्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया, उसकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनके प्रभाव को लेकर कई टिप्पणियां से असमानता उजागर होती है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सभी को पता होगा, ये भी एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। भारत जो पिछले काफी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादक कार्यशाला था, आप सभी को पता है कि भारत से ज्यादा कपास कहीं नहीं उगाया जाता था और इससे अच्छा कपास पूरे विश्व में कहीं नहीं था। लेकिन जब इंग्लिश धागे, मतलब अंग्रेजों ने अपने धागे और सूती सामान से भर दिया पूरे दुनिया को, मतलब पूरे मार्केट को, तो इससे उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निम्न शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहां लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया था। समझिएगा, हमारे कपास को अपने यहाँ ले जाकर इससे वस्त्र बनाकर हमारे ही समाज में हमसे सस्ता बेचकर हमारे उत्पादन, फैक्ट्री, कार्य सबको खत्म कर दिया था ये अंग्रेज लोगों ने। पूरे सूती वस्त्र का जो हमारा पूरे, मतलब आप पूरे विश्व में कह लीजिए, हमसे अच्छा सूती वस्त्र कोई नहीं देता था। इस पूरे कार्य को ठप करने में अंग्रेजी हुकूमत की भरपूर हाथ यहाँ पे। जो कभी यहाँ किसान हुआ करता था, कौन? कपास और सूती वस्त्र। भारत में समाज शास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेज और विचारों से जूझना पड़ता था। देखिए, भारत के जो लोग होते थे या लेखक होते थे, उन्हें पश्चिमी लेखकों के द्वारा लिखी हुई चीजों को ही मानना पड़ता था, क्योंकि ये विचार वैश्विक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वान दोनों द्वारा व्यक्त किए जाते थे। शासन उस समय पश्चिमी लोगों का ही था। उन लोगों के जो विद्वान थे, जो लोग कहते थे, उन्हीं लोगों को हम लोग भी मान लेते थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह समझा गया उस समय उन लोगों के द्वारा। हमारे भारत के गांवों को बिल्कुल नीचा समझा जाता था। देखिए, समाज को शैशवस्था कहा जाता था, मतलब शिशु के आयु के बराबर। भारत के गांवों को उस समय बच्चा, मतलब शिशु समझा जाता था इन लोगों के द्वारा। हमारा कहता है समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध। क्या क्या संबंध थे अन्य विद्वानों से, उसके बारे में जान लेते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है, हमें यूरोप में समाज शास्त्र के आरंभ और समाज शास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच, आप कह सकते हैं उदाहरण के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया का विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। देखिए, समाज शास्त्र के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि समाज शास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अंत केंद्र है। आप कह सकते हैं अंत संबंध है, एक दूसरे से संबंध ही इसका उदाहरण होता है। इसी कारण यह राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीति निर्देश, जनजातियों के वनकी संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इनके ऊपर समाजशास्त्री अध्ययन कर सकते हैं। अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए लचीले श्रम कानून, मतलब मजदूर के ऊपर जो कानून बनता है, श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव, जिस प्रकार से अभी के समय में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का प्रभाव आप देख रहे हैं आजकल के नौजवानों के ऊपर। और इसके अलावा और भी है, विदेशी विद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। ये इन सभी चीजों पर जांच कर सकता है कौन? समाजशास्त्र।
इस प्रकार समाज शास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह अध्ययन क्या करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है, क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उस क्षेत्र को वो कैसे ऑब्जर्व करता है, यह सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक विद्वानों के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास भी शामिल होता है। विभिन्न सामाजिक विद्वानों में विभाजन जो है वो एकदम सुस्पष्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये काम जो है ये इसी समाजशास्त्री का, ये स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं दिखाई देता है। और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां आपको देखने को मिलती है और इन्हीं पद्धतियों पर ये काम करते। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता मतलब अलग अलग करना कुछ हद तक स्वैच्छिक हो सकता है, इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विद्वानों को अलग अलग करना, अंतरों को अंतरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। यदि किसी आप अलग अलग विद्वानों को अलग अलग समुदाय में बांट रहे हो, अलग अलग नजरों से देख रहे हो, तो ये क्या होगा, समानता के ऊपर चादर चढ़ाने जैसा होगा। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। यहाँ पे उदाहरण में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि अगर एक समाजशास्त्री है और एक अर्थशास्त्री है, तो दोनों का काम जो है वो दोनों अकेले काम नहीं कर सकते जब तक दोनों मिलके काम ना करें। ये दोनों जब तक मिलके काम नहीं करेंगे तब तक ये समाज से जुड़ी हुई चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनको एक दूसरे के साथ मिलके ही समाज का भला करना होगा। इस प्रकार से आपका क्लास 11 सोशियोलॉजी, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, ये पहला चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पार्ट 2 और पार्ट 1 ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं, आप वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।